Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young coming with a back, with a fan, with a young coming with a back, with a fan, with a young coming with a back, with a shorty coming with a back, fan, so a young nigga put up in the raw. क्रोनिकल्स ऑफ एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम काइंड को देखते हैं जो कि एक पावरफुल ड्रैगन से लड़ रहा होता है। वो अपनी टेलीपोर्ट पावर से ड्रैगन के ऊपर चला जाता है और ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से वो ड्रैगन वहीं पे खत्म हो जाता है और काइंड बोलता है क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया। ड्रैगन को मारने के बाद में काइंड अपना स्टेटस खोलता है और वो हैरान हो जाता है कि उसे काफी ज्यादा पावर मिल चुका है। साथ ही में उसका मैजिक का लेवल 80 मिलियन हो चुका है और काइंड को 2 टाइटल भी मिल चुका है, जैसे कि एनिमी ऑफ ऑल मॉन्स्टर और ड्रैगन किलर। और अगली सीन में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइंड अपनी फैमिली के साथ रॉयल कैपिटल में जा रहा होता है जहाँ पे वो डेब्यू हो सके। वो एक इवेंट में जा रहा है जहाँ पे सभी नोबल बच्चों को आना पड़ता है और हमें पता लगता है कि काइंड अब 10 साल का हो चुका है। तभी काइंड की बहन कहती है तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देके स्कूल अटेंड कर लेना चाहिए अब तो। इस पे काइंड के फादर कहते हैं काइंड अभी ऐसा नहीं कर सकता है, काइंड को ऐसा करने के लिए 12 साल का होना पड़ेगा। उसके बाद हमें पता लगता है कि काइंड की बहन अब स्कूल अटेंड करने वाली है और काइंड बोलता है अपने फादर से कि अब कैपिटल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। काइंड के फादर कहते हैं अगर हमें रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला तो हम 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे। इसके बाद में काइंड कहता है कि मुझे भी अलर्ट होना चाहिए मॉन्स्टर हमला करे तो। काइंड अब सर्च स्किल का यूज करता है और उसे पता लगता है कि सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। काइंड अपने फादर को कहता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक बैटल चल रहा है। फिर काइंड के फादर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम इतना दूर का देख सकते हो। और वो बताता है हाँ कुछ मॉन्स्टर ने काफी सारे लोगों को आगे घेर के रखा है। ये सुन के काइंड के फादर अपने ड्राइवर को कहते हैं कि वहाँ पे जल्दी लेके चलो। वहीं पे 2 सोल्जर पहले ही आगे चले जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। वहीं पे काइंड कहता है ये लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे भी जाना होगा। जिसपे काइंड बाहर कूद जाता है और अपने बूस्ट का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा स्पीड से जाने लगता है। वहीं पे वो 2 सोल्जर्स से भी पहले निकल जाता है जो कि पहले जा रहे होते हैं, जिसपे काइंड की फैमिली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें 3 किलोमीटर आगे का सीन दिखाया जाता है। कुछ मॉन्स्टर नाइट्स को मार रहे होते हैं और कुछ मरे हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरह इस केज को प्रोटेक्ट करना है। अभी मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पे काइंड आ जाता है और एयर कटर की मदद से उस मॉन्स्टर को आराम से हरा देता है। ये देख के नाइट्स कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी काइंड कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ऐसा बोलने के बाद में काइंड सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी काइंड देखता है कि वो मॉन्स्टर वापस एक नाइट के ऊपर हमला करने वाला है, मगर काइंड बोलता है कि मैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर मैं मैजिक यूज करूंगा तो नाइट्स को भी लग जाएगा। उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। वो नीचे आके अपनी तलवार निकालते हुए मॉन्स्टर को हमला कर देता है और वो सारे मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद में लास्ट मॉन्स्टर बचता है, वो अब काइंड के ऊपर हमला करता है मगर काइंड अपनी फायर स्वॉर्ड से उसको एक ही झटके में मार डालता है। ये देख के वो नाइट बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि तो आखिरकार तुम हो कौन। काइंड अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं मार्गरम काम का तीसरा बेटा हूँ, मेरा नाम काइंड वोल्फ सिलफोर्ड है। ये सुन के वो नाइट हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम एक नाइट ग्राम के हेल्टे हो। तभी वहाँ पे वही सोल्जर आ जाते हैं जिनको काइंड के फादर ने भेजा था। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि काइंड वहाँ पे पहले से ही है और सारे मॉन्स्टर को मार चुका है। तभी वहाँ पे वो नाइट दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और काइंड उसको पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो, मैं अपने हीलिंग पोशन से तुम्हें ठीक करता हूँ। उसके बाद में काइंड उस नाइट को और उसके नाइट के जितने भी साथी थे जो कि घायल हो चुके थे उन सबको हीलिंग मैजिक से अपने हील कर देता है। तभी काइंड कहता है कि तुम लोगों को अब रेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं ब्लड वापस नहीं ला सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे शरीर में ब्लड की जरूरत है और ना ही इन सभी लोगों को जिंदा कर पाऊंगा जो कि मर चुके हैं। ये सब बोलने के बाद में सभी नाइट्स जो कि मर चुके हैं वो अपने काइंड अपने आइटम बॉक्स में सेव कर लेता है। अभी काइंड के फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं सबकी हेल्प करने के लिए, मगर वो देख के हैरान हो जाते हैं कि काइंड ने सब कुछ पहले ही संभाल लिया है। तभी उनकी नजर उस कैरेज पे जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये ड्यू संतना की कैरेज है। वहीं पे उस कैरेज से 2 लड़कियां उतरती है और हमें पता लगता है जो येलो बाल वाली है वो प्रिंसेस डेलेस्टिया है और वो दूसरी लड़की है वो ड्यूक की बेटी है जिसका नाम सिल्क है। काइंड उनको देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी काइंड और काइंड के फादर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और तभी काइंड बोलता है मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों ठीक है। तभी अचानक से प्रिंसेस बेहोश होने लगती है। काइंड अपने रिलैक्स मैजिक का यूज करता है और उसे ठीक कर देता है। काइंड के रिलैक्स मैजिक से उन दोनों की थकान दूर हो जाती है और वो काइंड को ही पसंद करने लगती है। वहीं पे वो दोनों जाके काइंड का शुक्रिया अदा करती है और सिल्क बोलती है मैंने तुम्हें खिड़की से लड़ते हुए देखा और वो हाथ पकड़ के कहती है तुम बहुत अमेजिंग हो। वो दोनों ही उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो काइंड। तो काइंड बोलता है मैं कैपिटल में जा रहा हूँ। तब वो दोनों भी बोलती है क्या ही कोइंसिडेंस है, हम भी वहीं जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। ऐसा बोल के वो कैरेज में काइंड को बिठा लेती है और काइंड के फादर को उधर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है आखिरकार ये हुआ क्या। जिसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों काइंड के काफी ज्यादा पास बैठे होते हैं और काइंड एक्वर्ड फील कर रहा होता है और प्रिंसेस उससे कहती है मुझे टेलेस बुलाओ ना कि प्रिंसेस
प्रिंसेस। वहीं पे काइंड कहता है मैं प्रिंसेस को नाम से कैसे बुला सकता हूँ। वहीं पे सिल्क भी कहती है तुम भी मुझे सिल्क करके बुलाओ। काइंड बोलता है मैं ऐसा नहीं बोल सकता और वो दोनों जबरदस्ती करने लगते हैं। अब काइंड के पास कोई भी चारा नहीं बचता है, इसलिए वो काइंड दोनों को नाम से बोलता है। तभी एक नाइट आके बोलता है हम रेनोमा टाउन पहुंचने वाले हैं। वहीं पे वो दोनों लड़कियां काइंड को बोलती है कि वहां पे पहुंचने के बाद में हम साथ में ही रेस्ट करेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टाउन में पहुंच जाते हैं और काइंड वहां से जाने लगता है ये कह के कि हम लोग कल मिलेंगे। तभी वो काइंड को रोकती है और बोलती है नहीं आज तुम हमारे साथ रहो। तभी काइंड के फादर वहां पे आके बोलते हैं काइंड भले 10 साल का है मगर वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है। ये सुन के वो कहती है क्या होगा अगर मोस्टर ने हमारे पर हमला कर दिया। ये सुन के काइंड के फादर बोलते हैं कि मैं एक मेड को भेज देता हूँ। इस पे वो मना कर देती है और बोलती है काइंड ही हमारी रक्षा करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस पे काइंड के फादर कहते हैं हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट तो है। जिस पे काइंड को वो दोनों पकड़ के बोलती है कि तुम मेरे साथ नहीं रुकना चाहोगे। काइंड भी उनके बात को मान जाता है और बोलता है कि रूम बड़ा होना चाहिए और जिसपे बेड अलग अलग जगह पे होना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं उस रूम को जिसमें तीनों के बेड बहुत पास पास लगे हुए होते हैं, जिसपे वो तीनों अपने अपने बेड पे बैठ जाते हैं और काइंड दोनों के बीच में होता है। वहीं पे सिल्क कहती है कि ये बेड इतना दूर क्यों है और उस बेड को धक्का देकर वो काइंड के बेड के पास ला देती है। सिल्क को देखकर प्रिंसेस भी ऐसा कर लेती है और वो काइंड के पास आके सो जाती है दोनों। वहीं पे काइंड आखिरकार शर्मा जाता है और बोलता है आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रही हो। जिसपे प्रिंसेस कहती है हमें रात को डर लगता है इसलिए हम दोनों आपके पास आके सो रही है, क्या तुम हमारे पास नहीं सो सकते। वो बहुत प्यार से बोलती है। काइंड के पास और कोई चारा नहीं बचता है इसलिए वो बोलता है कि हाँ सो जाओ। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं। जिसपे हमें पता लगता है कि काइंड बिल्कुल भी रात को नहीं सो पाया क्योंकि वो दोनों उसके पास लेटी हुई थी। जिसके बाद में वापस से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि काफी दिन बीत जाते हैं और वो कैपिटल में पहुंच जाते हैं। रॉयल पैलेस में आने के बाद एक बंदा प्रिंसेस से पूछता है कि ये लड़का कौन है। इस पे वो बताती है कि ये काइंड है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो बंदा बोलता है अच्छा तुम हो काइंड, मेरा नाम गाइन वॉन गिजार्ड है और नाइट्स ने मुझे बता दिया है कि आपने ही प्रिंसेस की हेल्प की थी उन मॉन्स्टर की और प्रिंसेस को बचाने के लिए और साथ ही में हमारे मरे हुए नाइट्स को वापस यहाँ पे लाने के लिए। वो काइंड को शुक्रिया कहता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाइम काइंड से कहता है कि तुम्हारी वजह से ये मरे हुए डेड बॉडीज इनकी फैमिली तक पहुंच पाएगी। तभी काइंड कहता है इन सभी नाइट्स ने प्रिंसेस और सिल्क को बचाने के लिए अपनी जान दावा कर दी। जिस पर जाइन कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं इनकी मौत ऐसे ही जाया नहीं जाने दूंगा। काइंड वहाँ से जाने लगता है। तभी दाइन पीछे से बोलता है किंग तुम मुझसे बात करना चाहते हैं। ये सुन के काइंड हैरान हो जाता है और बोलता है मुझे किंग क्यों बुला रहे। तभी राजा के सामने काइंड पहुंचता है और राजा का मंत्री सभी लोगों से बोलता है कि काइंड ने हाई रैंक मॉन्स्टर को मारा है और प्रिंस और सिल्क की जान बचाई। ये सब सुन के वहाँ पे जो भी लोग खड़े होते हैं वो सब काइंड की तारीफ करते हैं और राजा खड़े होते हैं और बोलते हैं तुम्हारी इस काम के लिए मैं तुम्हें बैरोन बनाते हूँ, साथ ही में उसके साथ 10 प्लेटिनम कॉइन और एक मैंशन भी दूंगा। ये सब सुन के एक बंदा बोलता है कि 10 साल के बच्चे को ये सब देना ठीक रहेगा। अब किंग उसे चुप करा के पीछे भेज देते हैं और बोलते हैं कि तुम उन बॉस्टर को हरा पाते नहीं हरा पाए थे ना तो पीछे हट जाओ। ये सुन के वो बंदा पीछे चला जाता है और राजा काइंड से बोलता है कि तुम ये सब चीजों को लोगे ना। अभी काइंड बोलता है हाँ मेरे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है इसलिए मैं सभी चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी किंग वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि काइंड मैं तुमसे पर्सनल में मिलना चाहूंगा। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइंड के फादर और काइंड किंग का वेट कर रहे होते हैं। तभी काइंड के फादर काइंड से कहते हैं कि तुम मेरे पहले बेटे हो जो कि इतने जल्दी प्रमोट हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग आ जाते हैं और वो काइंड के सामने झुक के अपना शुक्रिया कर रहे होते हैं। तभी किंग के पीछे एक और बंदा होता है वो भी काइंड का शुक्रिया कर रहा होता है और वो बताता है कि वो सिल्क का फादर है, उसका नाम मैरिक है। काइंड बोलता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। जिसके बाद में किंग बोलते हैं तुम तलवारबाजी में और मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे हो, ऐसे टैलेंटेड बच्चे को मैं अपने किंगडम में रखना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें मैंने बैरोन बनाया है। साथ ही में मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये सुन के एरिक भी कहता है तुम मेरी बेटी से भी शादी कर लो। ये सुन के काइंड हैरान हो जाता है और बोलता है कि आप लोग ये क्या कह रहे हो। तब किंग कहते हैं अभी नहीं तो तुम जब एडल्ट हो जाओगे तब तुमसे शादी करेंगे मगर तुम्हें अभी एंगेजमेंट करनी होगी। तभी काइंड वापस से शॉक हो जाता है और बोलता है क्यों। तभी किंग बोलते हैं तुम क्रेज में इसके साथ हाथ मिला के बैठे थे और तुम इनके
साथ रात में सोए हुए हो। एरिक इस बात पे कहता है कि इस बात के लिए कोई भी इनसे शादी नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें इनसे शादी करना पड़ेगा। इस पे हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मंत्री और राजा और एरिक तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी किंग बोलता है कि काइंड को हम तुम्हारा फियांसे बना दें। तभी वो दोनों की दोनों खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर किंग उससे कहता है कि ये काइंड इतना अच्छा बच्चा है जो तुम दोनों उससे शादी करना चाहती हो। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है, काइंड अब हमारे किंगडम में ही रहेगा। अब वापस से सीन चेंज होता है और वो काइंड को बोलते हैं तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। काइंड अपने फादर से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मगर काइंड के फादर अपना मुंह मोड़ लेते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं पता है। काइंड बोलता है मेरे पास और भी कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए मैं इन दोनों से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सिल्क और प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइंड की बहन काइंड से बोलती है कि इतनी सुंदर दो लड़कियों के साथ तुम्हारी शादी कैसे हो रही है, और उसके साथ काइंड के पेरेंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और काइंड उसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहा होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।